Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan and we're your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने लेक्चर नंबर 12 में पढ़ना है UHS का टॉपिक 2 जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है. So let's move toward the board और जानते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है और फिर पढ़ते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेक्चर नंबर 12 में जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर से ताल्लुक़ रखता है फिजिकल केमिस्ट्री का, हम उसमें देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप एक स्लाइड देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे, मैं पढ़ता हूँ उसमें कुछ टॉपिक्स को. हमारा टॉपिक 2 है स्टेट्स ऑफ मैटर के, जिसमें हमने गैसेज और लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है आज के इस लेक्चर में. तो गैसियस स्टेट क्या होती है अंडरस्टैंड करना है, गैसेस क्या होती हैं, प्लस किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की रोशनी में इस चीज़ को डिस्कस करना है, गैस लॉज को डिस्कस करना है, स्पेसिफिकली द बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ, और फिर जनरल गैस इक्वेशन की बात करनी है और इनसे रिलेटेड तमाम डाटा जो कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है. और फिर लिक्विड्स में हमने ऑफ कोर्स लिक्विड स्टेट की बात करनी है, इवेपोरेशन की बात करनी है, वेपर प्रेशर की बात करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करनी है और बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है. तो ये तमाम टॉपिक्स आप देख सकते हैं, मैंने बोल दी हैं जिसको हमने डिस्कस करना है. सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अभी. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से जनरल डिस्क्रिप्शन. गैसियस स्टेट की बात करूंगा मैं. गैसियस स्टेट क्या होती है, हमें पता है गैसेस क्या होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से MD-CAT में जिन जिन चीज़ों को अलग-अलग क्वेश्चन किया जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उनको दूर करने के लिए सारे पॉइंट्स मैंने गैसेस की प्रॉपर्टीज के लिख दी हैं. हम जानते हैं कि गैसेस ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता. दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, उनको जिस भी जगह पे रखें उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हों, थोड़े हो ज्यादा हो, दे स्कैटर्ड, क्योंकि इनके दरमियान दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस पाया जाता है. 300 टाइम्स ऑफ द डायामीटर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पाया जाता है, इतनी दूर मौजूद होते हैं. तो दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, इस वजह से इनका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है. जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाता है वही उसका वॉल्यूम होता है. बिल्कुल इसी तरह इनकी शेप के हवाले से भी सेम फिनोमेनन है. इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप को एक्वायर कर लेती हैं, क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं होती. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो हम डेंसिटीज की बात करते हैं. ऑफ कोर्स ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑल अवेलेबल वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मैस कम होता है. Mass per unit volume is the density, so they have the lower density as compared to the state of matter liquid and the state of matter solid. तो ये भी मैं elaborate कर दिया for your understanding. फिर बात करते हैं diffusion की. What is diffusion? हमारे पास जो spontaneous flow होता है, गैस मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज कर दूंगा. From the area of the higher concentration to the area of the lower concentration, इसको diffusion कहते हैं. डिफ्यूज करता है ना, area of high concentration जहाँ पे इसके मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं वहां से उस तरफ के जहाँ पे मॉलिक्यूल कम होते हैं तो डिफ्यूज आउट कर जाते हैं. तो यस, गैसेस शो द विजिबल एंड द क्लियर एंड द ऑब्जर्वेबल फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन. वेरी इजी. और मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करते हैं ना कि इफ यू आर गोइंग टू, अगर जैसे एक ट्यूब पंक्चर होती है तो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से गैसेस क्विट आउट करती हैं तो डिफ्यूजन होती है. कंप्रेसिबिलिटी, of course when I am saying there is a large empty space present between the two molecules of the gases, वहां पे दरमियान में बहुत जगह बाकी है. अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो यस मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा, सो दे कैन इजीली बी कंप्रेस्ड. आप प्रेशर अप्लाई करें, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड. तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस का एक वाज़ेह और क्लियर फिनोमेनन है, ये भी इसके इंट्रोडक्शन में आती है. एक्सपेंशन, ऑफ कोर्स आप एक्सपेंड कर सकते हैं गैसेस को, आप अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ा दें. अभी मैंने बोला दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, तो एक्सपेंड कर जाएंगी. इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर देते हैं, अभी गैस लॉस की बात करेंगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स की जैसे कैसे किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ते हैं, तो एक्सपैंड. तो एक्सपेंशन भी इनका फिनोमेनन है. अच्छा, एक्सपेंशन में आप ये देख रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, द जूल थॉमसन इफेक्ट. व्हाट इज दिस? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है. हाइड्रोजन और हीलियम को इस तरीके से लिक्विफाई नहीं किया जाता. MD-CAT का क्वेश्चन है, ज़हन में रखना है. बाकी तमाम गैसेस को कर दिया जाता है लिक्विफाई. क्यों होता क्या है कि आप सडनली कंप्रेस्ड हाईली कंप्रेस्ड गैसेस को एकदम एक्सपोजर करते हैं, एक स्मॉल स्लिट में से एक्सपोज करते हैं, तो वो गैसेस जब एक्सपैंड करती हैं सडनली कंप्रेस होने के बाद, तो उनके जो फर्स्ट लाइन में जो एक लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो सारी एनर्जी लेके एक्सपैंड कर जाती है जी. तो पीछे जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ट्रैप हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो लिक्विफाई हो जाते हैं. सो जूल थॉमसन इफेक्ट इज अ लिक्विफिकेशन प्रोसेस जिसमें गैसेस को कंप्रेस करने के बाद सडनली एक्सपैंड किया जाता है और गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, हाइड्रोजन और हीलियम
they are not going to be liquefied in this procedure. Got it? So you have to memorize all these things. फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बात की है प्रेशर इफेक्ट की, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि चूंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, अगर हम प्रेशर लो करेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक्सपैंड कर जाएंगी, क्योंकि दे आर इन द कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हर तरह की मूवमेंट शो करते हैं, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, हर तरह की मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, तो दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। तो ये मेरे पास प्रेशर इफेक्ट की भी मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन कर दी, टेम्परेचर इफेक्ट की भी ये है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो गैसेस की किनेटिक एनर्जी बढ़ी है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किनेटिक एनर्जी, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बात की जाती है। और यहाँ पे एक एमडीकैट का क्वेश्चन भी बनता है कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कौन सा गैस लॉ डील करता है अभी पढ़ेंगे, दैट इज चार्ल्स लॉ। तो केएमटी की ये लाइन जो चार्ल्स लॉ को जस्टिफाई करती है, इसकी बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन जरूरी थी, यू हैव द आइडिया अबाउट, वेरी सिंपल। और दूसरा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, भाई जब गैस मॉलिक्यूल्स, बड़ा अहम पॉइंट है, यहाँ पे मेरा वर्ड सुनिएगा, एक दूसरे से इतनी दूर हैं तो देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यही कहती है कि देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, लेकिन वो आइडियल गैसेस को डील करती है। हाँ, आइडियल गैस अगर होगी, जो कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल गैस एक फिनोमेनन, एक इमेजिनेशन, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बात की गई, और इसी चैप्टर में जब हम बात करते हैं तो उसकी करेक्शन की बात भी करेंगे। वेल, अगर तो आइडियल गैस है तो उसके गैस मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन तमाम गैसेस रियल हैं। हाँ, वो आइडियल बिहेव कर रही होती हैं एट हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर, गॉट इट। तो इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होता है कि देयर इज अ निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, गॉट इट। तो ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं द मोलेकुलर मूवमेंट। तो मैं बता चुका हूँ कि गैस मॉलिक्यूल्स एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि हमारे पास लिक्विड सॉलिड की निस्बत सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ मैटर है। इसमें मॉलिक्यूल्स हर तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं, तो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, हर तरह की मूवमेंट, दे आर फ्री ना, दे आर इजीली मूवेबल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग जानते हैं, बट आई डिस्क्राइब्ड इट बिकॉज वी आर रिवाइजिंग द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू फोकस जस्ट ऑन द गैसियस स्टेट। एमडीकैट में कुछ भी पूछ सकता है, लिहाजा इन तमाम पॉइंट्स को अलहदा एलैबोरेट करने का पर्पस ये है कि आपको तमाम डाटा रिवाइज हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। डियर स्टूडेंट्स, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैंने केएमटी लिखा है, इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ बोला भी है, लेकिन आपको मैं एक स्लाइड शो करने जा रहा हूं जो कि स्पेसिफिकली एमडीकैट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें वो तमाम पॉइंट्स वन बाय वन बोलूंगा जो डेफिनेटली आपकी बुक में भी हैं और अभी आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड के, जहां पे मैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एसोसिएटेड एक स्लाइड शो करने जा रहा हूं जिसमें उसके तमाम पोस्टुलेट्स मौजूद हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप एक स्लाइड देख रहे हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एसोसिएटेड। इसमें मैंने सेंटर में केएमटी लिखा और उसके तमाम पोस्टुलेट को उसकी साइड पे क्लियर कर दिया है, सो दैट by applying this psychological technique that if you are going to converge all the data in one page you are learning more. For that purpose आप ये स्लाइड देखें, मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ। नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है every gas consists of a large number of very small particles called molecules. You are very well aware of that. Gases like helium, neon, argon are the monatomic molecules. ये accurate postulate है. Yes, we know that. और हम तो आगे पढ़ भी चुके हैं कि जीरो ग्रुप, एरोजेंस ग्रुप 8 है, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक एटम हो, दैट इज अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? उसके बाद आप नंबर 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि आपके सामने मौजूद है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव हैप्पैजर्डली, ब्राउनियन मूवमेंट होती है, वो हर ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस को कवर कर लेते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो इंटैक्ट नहीं होते, उन्हें कुछ साथ वाला मॉलिक्यूल रोक नहीं रहा था, उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस निग्लिजिबल होती हैं। और केएमटी तो कहती है होती ही नहीं है क्योंकि केएमटी आइडियल गैस बिहेवियर को डील कर रही है। सो हैप्पैजर्डली मूव करते हैं, कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड ऑल दिस। स्टोरी नंबर 2 पॉइंट आपके सामने है, क्लियर है? नंबर 3 पॉइंट्स में आप देख रहे हैं वो लिखता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बॉयल्स लॉ से एसोसिएटेड है, ये स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ से एसोसिएटेड है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रेशर? एक फ्रीली मूव करता हुआ एक मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है उस कंटेनर की वॉल के साथ, तो अपनी फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर, अप्लाई करता है उसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। और आगे डिस्क्रिप्शन वैन डर वाल की करेक्शन की स्टोरी हमारे एमडीकैट में अभी नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट दिस इज द मेन पोस्टुलेट डीलिंग विद द बॉयल्स लॉ कि प्रेशर क्यों होता है।
बाय द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जिसको हम फील करते हैं। नंबर 3 पॉइंट था। नंबर 4 में आपके सामने द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड, वी नो दैट, फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम। और मैंने आपको बताया एमसीक्यू आपकी बुक में लिखा हुआ है और ए लेवल्स में भी एक्सप्लेन है, यू बेटर नो in the gas molecules the distance between the two molecules is at least is approachable 300 times of the diameter of the gas molecule. So can you imagine कि कितनी दूर gas molecules पड़े होंगे? Of course, तो फिर intermolecular forces भी नहीं होती, they are free to move. नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप देखें हैं नंबर 5 में लिखा है the molecules of gas have no forces of attraction. Yes, this is the point जिसके ऊपर वेंडरवाल ने डिबेट की और प्रूव किया कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि किसी स्टेज पे जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते थे या टेम्परेचर लो करते थे या कोई भी ऐसी सूरत करते थे कि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाए तो उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और जब इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है इट मींस दैट गैस इज नॉट आइडियल, दैट गैस इज रियल। बहरहाल ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर डिबेट करके वेंडरवाल ने पॉइंट आउट किया था। लेकिन केएमटी पढ़ रहे हैं भाई, किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी में ये बात मानेंगे, देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम नंबर 6 पॉइंट की, जो कि आपके सामने है। आई एम एलैबोरेटिंग एवरी सिंगल लाइन बिकॉज दिस इज एम्प्टी कैट, वी हैव टू गो फॉर दैट। हमें याद होना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, समझ होनी चाहिए। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल, ये दूसरा पॉइंट था जिसमें हमने करेक्शन की थी, यानी वेंडरवाल ने करेक्शन की थी रियल गैसेस के लिए। बहरहाल हम तो आइडियल गैस को पढ़ रहे हैं, हम तो किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को पढ़ रहे हैं जो कि आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करती है। वो कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना, वो उसके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की निस्बत नेग्लिजिबल है, होता ही नहीं, समझे, है ही नहीं है। लेकिन ये पॉइंट गलत है डेफिनेटली। अगर इस बात को मानेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अप्लाई नहीं होगा कि वॉल्यूम नहीं है मतलब बैस नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है, स्टेटमेंट नंबर 7, द मोशन imparted to the molecules by gravity is negligible. Yes, gravity is not going to impart, gravity is not going to disturb the movement of the gas molecules according to the KMT। हम मान रहे हैं, बिल्कुल सही है। ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल इतना स्मॉल होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि गैस गिर के जमीन पे आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। इफेक्ट करती है, दैट इज अनदर डिबेट, बट आई एम सेइंग राइट नाउ अबाउट द KMT। तो KMT के मुताबिक ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, राइट, हम मानते हैं। आगे कहता है नंबर 8 में द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली एज द टेम्परेचर। ऑफ कोर्स वो ये बात करेगा ना, यही वो चार्ल्स लॉ के मुताबिक पैच करती हुई स्टेटमेंट है। जैसे मैंने प्रेशर के बारे में बात की थी कि बॉयल्स लॉ की, और ये जो स्टेटमेंट है ये चार्ल्स लॉ को डील करेगी। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर इट मींस द एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। kinetic energy is directly proportional to the temperature, यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर होता है। and when you are going to increase the kinetic energy, if it is in a movable piston area, then they will impart high pressure, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल ये बातें हैं, किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की पोस्टुलेट्स हैं। और स्टूडेंट्स वेल दैट वाज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, जो कि आपके सामने प्रेजेंट किए गए, आप नोटिफाई कर सकते हैं। और ये मैंने किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन की है कि हमारे एमडी कैट के सिलेबस में है और इसके एक एक पोस्टुलेट के ऊपर मैंने जिस तरह एक्सप्लेनेशन दी है आई एक्सपेक्ट कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, लाजमी है, यू हैव टू। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, वो वही क्वेश्चंस होंगे जो मैंने स्टेटमेंट के दौरान बोले। अब हम बात करते हैं गैस लॉज की। अब गैस लॉज की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। और हमारे एमडी कैट के सिलेबस में तो इसने लिमिटाइज कर दिया है उन चंद गैस लॉज को। आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, गैस लॉज में पहला मैंने बॉयल्स लॉ लिखा है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर मेरे पास किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ देखिए ना, एक गैस को 4 प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ मोल से, टेम्परेचर से, फिर वॉल्यूम और उसके प्रेशर से। गॉट इट? अब जो भी गैस लॉ है डियर स्टूडेंट्स, उसके दरमियान सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं, कोई से भी 2 वेरिएबल्स होते हैं। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर विल बी केप्ट कांस्टेंट। अब क्या कहता है ये? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास फिक्स at a certain temperature fixed, it's not variable. Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure. If you are applying pressure, increasing pressure, then volume will decrease. Or if you are going to lower the pressure, the external pressure on the gas, the volume will increase. Inverse relation इसको इसी फॉर्म में K is the proportionality constant
V is equal to K over P या PV is equal to K. K is a constant quantity. Of course it's a constant quantity. अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि P और V का. आप ये देखें मैंने लिखा P1, V1, P2, V2, P3, V3 is equal to K. अगर मैं एक सिस्टम इमेजिन करूं, एक सर्टेन नंबर ऑफ मोल किसी एक गैस को कंसीडर करूं, उस गैस पे पहले मैं एक प्रेशर अप्लाई करूं, उसका वॉल्यूम देखूं, ओके, फिर उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई करूं, फिर उसका वॉल्यूम देखूं. गैस वही है, नंबर ऑफ मोल्स वही है, वो नहीं चेंज करने, टेम्परेचर वही है, वो नहीं चेंज करना, उसको सस्टेन करना है, ठीक है. फिर मैं और प्रेशर अप्लाई करूं, गर्ज मैं जितने मर्जी प्रेशर चेंजेस करूंगा तो जारी बात है डिफरेंट वॉल्यूम्स आएंगे मेरे पास. बट फॉर वन सिस्टम P1, V1, the product of pressure and volume is always a constant quantity. It's always a constant quantity. This is another definition of the Boyle's law. The product of the pressure and the volume of a given mass of a gas is always a constant quantity if number of moles and temperature kept constant. ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं भाई. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी. जितना वेरिएबल ये होगा दूसरा उतना बढ़ जाएगा, जितना ये वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सो ऑन एंड ऑन. तो ये आपके पास रिजल्ट आता है. ग्राफिकल एक्सप्रेशन बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स. ये MDCAT है, मुझे क्या जरूरत है कि ये 4 ग्राफ्स बनाऊं. आई नो दैट यू नो, बट आई एम रिपीटिंग बिकॉज देयर आर मेनी न्यू थिंग्स व्हिच आर बीइंग ट्रिक्ड. MDCAT इज अ स्मार्ट वर्किंग, इसमें ट्रिक आउट करेगा वो आपको. देखिए मैंने 4 ग्राफ बनाए. आप जानते हैं वेरी सिंपल कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रेशर इज एन इंडिपेंडेंट थिंग, इसके ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है. यू अप्लाई द प्रेशर, एक्स एक्सिस पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है. आपके पास एक कर्व आती है, इस कर्व को आइसोथर्म बोलते हैं. MDCAT का क्वेश्चन बोला है मैंने. दिस कर्व इज कॉल्ड एज आइसोथर्म. क्यों? आइसो मीन सेम, थर्म इन टेम्परेचर, आइसोथर्म मीन सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, यस, बेशक प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो बॉयल्स लॉ. अच्छा ये तो सिंपल हो गया एक्सप्रेशन. अगर आपको ग्राफ दे दिए जाए, ये शक्लें बना दी जाए, आपने इन फिगर्स के ऊपर फोकस करना है कि यार ग्राफ किसके किसके दरमियान में. गॉट इट. अब पूछा जाता है MDCAT में ऑफन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि which one of the following graph is going to show the Boyle's law. तो आप देखेंगे भाई इन 4 ग्राफ्स में से कोई एक ग्राफ आ गया है, मैं आंसर करता हूँ. देखें वही प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यहाँ पे मैंने 2 फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें है तो वही कर्व. मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया. मैंने एक में टेम्परेचर लो किया है, लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम लो होगा, हमारे पास क्लोजर टू द एक्सिस होगा ग्राफ. गॉट इट. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, ऑफ कोर्स this isotherm curve will move away from the center. ये MDCAT का क्वेश्चन है कि if we increase the temperature then what happen to graph. तो आप कहेंगे ग्राफ को क्या होना है, होगा that will move away from the axis. Got it. क्यों भाई? ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो देखिए ना वॉल्यूम भी ज्यादा, इनिशिएट वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा और डेफिनेटली हमारे पास प्रेशर एक्सिस से फिर ये जो कर्व बनेगी वो सिस्टम के ओरिजिन से थोड़ा दूर होगी. It will be far away from that. Got it? तो ये भी ग्राफ है जो कि बॉयल्स लॉ के वाले से, इसमें आपने टेम्परेचर डिफरेंस का फैक्टर भी देख लिया. अब नेक्स्ट बात करते हैं. दिस इज प्रेशर, ऑफ कोर्स दिस इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम. हमारे पास स्ट्रेट लाइन कब आती है? मैं आपसे MDCAT में एक क्वेश्चन ट्रिक आउट करता हूं. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या, मतलब मैं आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, आई एम गोना मॉडिफाई दैट फॉर यू पीपल, कि द स्ट्रेट लाइन इज डैश इन द बॉयल्स लॉ. ऑप्शन ए पॉसिबल, ऑप्शन बी इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी इररेलेवेंट. तो क्या कहेंगे आप? Yes, straight line is possible. Yes, if you are going to draw a graph between inverse of the volume 1 over V. अगर आप फोकस करें थोड़ा सा तो देखो मैं जानता हूं कि वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्स हैं, ठीक है. अगर मैं प्रेशर इधर कर दूं, वॉल्यूम नीचे कर दूं, फिर भी ठीक है, ठीक है. सो एक मॉडिफाई फॉर्म करूं. अगर मैं प्रेशर इधर कर दूं और वॉल्यूम को प्रेशर की जगह पे रखूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर V. हाँ ना, एक ही बात है. सो इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम जब हम लेंगे तो ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाके डेसीमीटर माइनस में आ जाएगा. तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसमें डायरेक्ट रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है. तो ये भी बॉयल्स लॉ है, इसकी भी शक्ल है, लेकिन आपने ध्यान किस चीज का रखना है? इन फैक्टर्स का, ठीक है. एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, डेसीमीटर -3 आपके पास आ जाएगा, वॉल्यूम इनवर्स है ना इसलिए. अब यहाँ पे भी देखिए मैंने फैक्टर टेम्परेचर का इंट्रोड्यूस करवाया, 2 स्ट्रेट लाइंस लिखी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज का पर्पस है. आई एम वर्किंग फॉर यू, वॉच दिस. टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T1 है. अगर टेम्परेचर कम होगा, जैसे ये कर्व्स थी, इन दोनों को देखो ना जरा, तो अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा था तो दैट मूव्स अवे, और यहाँ पे वही अगर स्ट्रेट लाइन है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो दैट विल मूव क्लोजर टू द प्रेशर एक्सिस, क्योंकि ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है. सो गॉट इट. आपके सामने ये मैंने लिख दी है कि जो ऊपर वाली लाइन होती है जो क्लोजर टू द प्रेशर एक्सिस होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है. T2 इज ग्रेटर देन द T1.
वेरी सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ, ये भी बॉयल्स लॉ है। अगर मैं प्रेशर का और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का बात करता हूं तो कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको मैंने अभी बोला ना यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, मैं बहुत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन गैस लॉस को पढ़ने के बाद आपके सामने। अभी ये तमाम पॉइंट्स ज़हन में रखिएगा और इस तमाम डिबेट को ज़हन में रखिएगा, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये भी ग्राफ्स हैं आपके सामने, मेरे वर्ड्स सुने। मेरे पास स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाएं, आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाएं, भैया आप जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे फैक्टर V जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उतना कम होता जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे ये वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, हमारे पास इट रिमेन कांस्टेंट। यही फैक्टर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड दैट इज इक्वल टू P3 V3। जो भी फिगर आउट कर लें आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉयल्स लॉ के हवाले से क्योंकि सिंपल सा लॉ लगता है आपको, बहुत से पॉइंट बोले। अभी जब मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा देन यू विल गेट कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस डाटा, और जिसके लिए मैंने इतना बोला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं वहां पे क्या है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। गैस लॉज की बात कर रहे हैं, बहुत से गैस लॉज हैं, वो गेड्रोस लॉ है, हमारे पास डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, देयर आर मेनी लॉज, बट वी आर डिस्कसिंग हियर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद द स्पेशल एम्फेसिस। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। अब देखें, मैंने कहा था ना कि गैस के जो चार फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से दो को कांस्टेंट रखना, दो के दरमियान रिलेशन आएगा। चार्ल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अप्लाइड। जितना ज्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा। वेरी सिंपल है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, V over T इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे इसको ड्राइव कर दिया। अब V1 over T1 इक्वल टू V2 over T2 इज अ कांस्टेंट फॉर द वन सिस्टम। ये वही स्टोरी है कि अगर आप एक ही नंबर ऑफ मोल्स लें और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो चेंज आती है, इंक्रीज करता है ना, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो हमारे पास उनकी जो रेशियो है V1 over T1 दैट इज इक्वल टू V2 over T2 हमेशा कांस्टेंट आती है। अब यहाँ पे मैंने बड़े ड्रामेटिक वे में, बड़े इंपॉर्टेंट वे में एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट देना है। मेरे पास चार्ल्स लॉ से पहले सेंटीग्रेड स्केल था, केल्विन स्केल की इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी। गॉट इट? केल्विन स्केल की डिस्कवरी की रीजन ये रेशियो बनी। मैं अगर इस फैक्टर को देखता हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप देखें, मैंने एब्सोल्यूट जीरो को पहले बताता हूं व्हाट इज दिस। ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जो कि अनअटेनेबल है अभी तक। ये वो टेम्परेचर है कि अगर ये अचीव हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बिकम और अप्रोचेस टू जीरो। तमाम गैसेस का, अभी हम गैस लॉस की बात करें, आइडियल गैस को इमेजिन कर लें, किसी रियल गैस को इमेजिन कर लें, वॉल्यूम बिकम जीरो। Is it possible? No, this is against the law of conservation of mass. This is not practically possible. So, हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट जीरो है, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, अभी तक इमेजिनरी टेम्परेचर है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमने -268 तक पहुंच चुके हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, बट बेतहाशा गैसेस, ऑल गैसेस इस टेम्परेचर पे पहुंचने से बहुत पहले लिक्विफाई हो जाती हैं। ये भी एक पॉइंट है एमडीकैट का कि जब वो लिक्विफाई हो जाती हैं तो क्या चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है? नहीं जी, चार्ल्स लॉ तो गैस लॉ है। जब तक गैस गैस रहेगी तब तक चार्ल्स लॉ रहेगा। अगर उस टेम्परेचर से पहले लिक्विफाई हो जाए तो फिर लिक्विड पे तो गैस लॉ अप्लाई नहीं होते। अब ये एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट चार्ल्स लॉ ने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? वॉच दिस। एक ग्राफ मैंने पहले ये इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसके बाद इन पॉइंट्स के ऊपर आता हूं। भाई ये नॉर्मली ग्राफ है। पहले जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाज कंसीडर्ड द जीरो टेम्परेचर, हमारे पास ये ओरिजिन समझा जाता था, तो इसको ग्राफ बनाया गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन जब टेम्परेचर कम करना शुरू किया, कम होते 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 वॉल्यूम यहाँ पे पहुंचा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमारे पास स्केल कौन सा था? सेंटीग्रेड स्केल। उसका इनिशिएटिव पॉइंट 0 था कि तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो किसी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, बल्कि बहुत सी गैसेस तो लिक्विफाई ही नहीं हुई। तो क्या गैस लॉ गलत है? नहीं, आपने अपने स्केल को इंप्रूव करना था। उन्होंने इसको एक्सटेंड किया, उन्होंने इमेजिनरी, उन्होंने कहा चलो जी मिड में दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके ऊपर जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड 546 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी है, आप याद रखेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखेंगे। अब उन्होंने इसको कूल डाउन करना शुरू किया और बहुत पहले कई गैसेस लिक्विफाई हो गई। फिर उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की बिल्कुल उसी लाइन के पैरेलल कि वो मूव आउट करती जाए। जहां पे इसने टेम्परेचर एक्सिस को काटा, वो देखें वो पॉइंट
that was minus 273.16 degrees centigrade. Still, this is an imaginary and hypothetical and reduced and expected and struggled temperature, whatsoever you called it. ये अभी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन अगर ये अचीव होता है तो यहाँ पे देखें ना मेरा वॉल्यूम जीरो हो रहा है, खत्म हो रहा है. ये तो बात की बात है, हमारे टॉपिक की भी बात नहीं है, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं. तो माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर जिसके लिए हमें एक नया स्केल डेवलप करना पड़ा, जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वॉच दिस, केल्विन स्केल. हमने कहा कि भाई जहां पे इस लाइन ने सेंटीग्रेड एक्सिस को काटा है, ये जो टेम्परेचर है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है. इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोला? कि भाई अगर ये अचीव हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बिकम जीरो, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो. तो इसको इनिशिएटिंग पॉइंट रखा गया एक नया टेम्परेचर स्केल जीरो केल्विन के नाम से. Got it? So 0 Kelvin is equal to minus 273.16 डिग्री सेल्सियस. You are very much aware about that. ये एंटर टेस्ट हम बात कर रहे हैं. मैंने फिर भी एक एक चीज एक्सप्लेन की. अब इसको इमेजिन करते हैं. अब दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं V1 over T1. भाई अगर मेरे पास केल्विन स्केल इंट्रोड्यूस ना होता, ठीक है, मैं मान लेता, मैं जानता हूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से, यहां पे मैंने लिखा भी ये स्टेटमेंट ना, ये for rise 1 degree centigrade rise or fall, the volume of the gas will be changing by 2 सेंटीमीटर क्यूब. 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करता हूँ तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डिक्रीज करता हूँ तो मेरे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. अच्छा, अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, ये देखिए मैंने छोटी सी प्रैक्टिस भी की है. केल्विन स्केल अगर इंट्रोड्यूस हुआ ना होता और मैंने 0 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन ना कहा होता, अब मैं केल्विन टेम्परेचर यूज करता हूँ ना चार्ल्स लॉ की इन्वेंशन के बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्यों करता हूँ? इसलिए कि जस्ट इमेजिन, ये तो मैंने सही बात की है ना. अगर मैं कहता कि जी V1 566 सेंटीमीटर क्यूब है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था, 546 सेंटीमीटर क्यूब. मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, यानी T1 मैंने 10 कर दिया ना, 10 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं सेंटीग्रेड स्केल यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 566 over 10 आता. ओके, मेरे पास एक आंसर आता. ओके, मैं अभी पढ़ के आया हूं कि V1 over T1 is equal to V2 over T2 is V3 over T3 is equal to a constant quantity. Got it? If the gas lies true and the gas lies true, ये गलत नहीं है. अब अगर मैं क्या करता, मैं कहता कि जी यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 746 कर देते हैं वॉल्यूम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर देते हैं. तो 746 डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर सेम आता? 566 डिवाइडेड बाय 10, डिफरेंट आंसर है. V1 over T1 का डिफरेंट आंसर है. उसी सिस्टम में सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाया है ना, 100 सेंटीग्रेड पे लेके गए हैं ना, तो 5 मतलब कि आपके पास उसको 100 किया है तो 2 सेंटीमीटर 746 हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब राइज किया ना, तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है. इसका मतलब है V1 over T1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू द V over T2 इफ आई एम यूजिंग द सेंटीग्रेड स्केल. तो फिर मुझे नया टेम्परेचर स्केल, ये एमडीकैट का क्वेश्चन आता है कि केल्विन स्केल इज बीइंग मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ, नो. एवोगाड्रोस लॉ, नो. चार्ल्स लॉ, यस, चार्ल्स लॉ ने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उसकी वजह से अगर मैं केल्विन में देखता हूं तो फिर भाई मेरे पास 273 0 मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन कहते हैं. तो उसका मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड को जब बढ़ाया तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन. वेरी पॉपुलर फार्मूला आप जानते हैं. 566 डिवाइडेड बाय 283 आ जाता, आंसर 2 आ गया. अब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड करता, मतलब मैं केल्विन में टेम्परेचर 373 कर देता. हाँ ना, 373 केल्विन. 0 273 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन. तो फिर मेरे पास जो वॉल्यूम है 746 होता. आंसर मेरे पास 2 ही आ रहा है. इस तरह किसी भी टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेके और किसी भी वॉल्यूम को जब रेशो निकालेंगे तो हमारे पास परफेक्ट कांस्टेंट एक जैसा आंसर आएगा. गॉट इट? तो ये सारी केमिस्ट्री है, ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट जीरो की, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी की, और ये एक रिलेशनशिप भी मैंने आप लोगों के लिए ड्रा की है. एमडी का ना कुछ भी पूछा जा सकता है, यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर. अब मुझे आपने सेंटीग्रेड स्केल में दे दिया है टेम्परेचर, हाँ, वॉल्यूम पूछता है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? लेट सपोज मेरे लिए अननोन है वॉल्यूम, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? ये VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T over 273. मैंने लिख दिया है कि ये VT क्या है फॉर यू पीपल. VT is the volume of the gas at any temperature. जो भी है ना, जो हमने कैलकुलेट करना है अभी क्या वॉल्यूम होगा, किस टेम्परेचर, जो आप पूछना चाह रहे हैं बताएं किस टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम है, अभी आपको बताता हूँ. तो ये आप एमडीकैट में फार्मूला अप्लाई करेंगे
तो ये फाइंड आउट कर लेंगे। वी वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस को हम जानते हैं 546 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 + T। जो भी टेम्परेचर आप मुझे सेंटीग्रेड में दे देंगे मैं वो लिख दूंगा, मैं उसको लिखूंगा, अप्लाई करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू गेट द फार्मूला। ये छोटी सी एग्जांपल भी आपके सामने मैंने बता दी है कि वो मुझे कहता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस, इन द सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा। मैंने वैल्यूज पुट की, वी 546 आ गया, 1 + 10 over 273। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वेरी सिंपल वे, 283 over 273, and I am getting the formula that is 566 centimeter cube, which is the accurate formula। और इसको अप्लाई भी किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें चार्ल्स लॉ से एसोसिएट मुकम्मल एक्सप्लेन की गई हैं, ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एमडी कैट के क्वेश्चन में पूछी गई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ्स दिए जाए चार्ल्स लॉ के, एक ग्राफ ये बनाया जाए जस्ट इमेजिन, और एक ग्राफ में नया बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ग्राफ, मैं ये टेम्परेचर लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम लिख देता हूँ, और एक स्ट्रेट लाइन ये इसको क्रॉस कर रही है, ये दोनों ग्राफ ओके। और मैं कहूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द चार्ल्स लॉ, ठीक है। ऑप्शन ए दिस वन, ऑप्शन बी दिस वन, इसको बड़ा कर लेंगे ना तो पेपर में देंगे। सो आंसर ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, विल यू गो फॉर बोथ ऑफ देम? इफ यू विल गो फॉर बोथ ऑफ देम देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज इफ यू आर सेइंग दिस वन इज करेक्ट वन, इन दोनों के कंपटीशन में अगर ये दोनों दिए गए हों तो, अगर तो सिर्फ ये दिया गया हो तो फिर ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर यही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ये दोनों दिए गए हैं तो भाई फिर ये ग्राफ करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इन बातों को ज़हन में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, देखते हैं वहां पे क्या है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अब जनरल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। एमडी कैट सिलेबस में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, हमने उनके वेरिएबल्स पढ़े, हमने उससे रिलेटेड बातें पढ़ी। एक और लॉ है वो गैड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन में, वो पढ़ लेते हैं। दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। मैंने कहा था ना कि गैस लॉज वो होते हैं कि जिसमें दो चीजों मतलब दो के दरमियान रिलेशन चलता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर एवोगैड्रोस लॉ में कांस्टेंट कर रहा हूं मैं, एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर योर हेल्प। द जनरल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to the temperature. Boyle's law, volume is inversely proportional to the pressure. And Avogadro's law, भाई अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा है और फिर भी वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो फिर एक ही सूरत हो सकती है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा कर दिए। जितने ज्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। वेरी सिंपल फिनोमेनन। तो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तीनों लॉज को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन, तो मेरे पास ये सूरत बनती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N over T एंड इनवर्सली टू द प्रेशर। इसको मॉडिफाई करता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है R और R के साथ ये शक्ल बनती है, इसको मॉडिफाई करता हूँ तो P इज इक्वल टू nRT। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, N इज द नंबर ऑफ द मोल्स, T इज द टेम्परेचर एंड R इज अ जनरल गैस कांस्टेंट। इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। वेरी सिंपल, हमने ड्राइव कर लिया। बट एमडी कैट में माय डियर स्टूडेंट्स पता क्या पूछेगा? एमडी कैट में इसकी वैल्यूज पूछेगा। इट्स वेरी सिंपल, यू नो यू हैव कैलकुलेटेड ऑन योर बुक। मैं बोल रहा हूं कि आपने फैक्टर आर के डिफरेंट यूनिट्स लगाने हैं। कौन से यूनिट चेंज करेंगे आप प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट चेंज करेंगे। जहां तक नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं इनके यूनिट्स हर एक में सेम रहेंगे। तो आप प्रेशर अगर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक में लेते हैं और वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, तो जो आर की वैल्यू आगी वो ये होगी 0.0821। याद करनी है, मेमोराइज करना है, क्रैम करना है। मैंने लिखी इसीलिए है कि आप इसको एक दफा याद कर लें क्योंकि ये एमडी कैट में पूछी जाएंगी। ठीक हो गया, ये हर वैल्यू याद होनी चाहिए। सेकंड वन देखें, अगर मैं वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब में ही रहने देता हूं लेकिन प्रेशर को मैं टॉर्स में कर लेता हूं, यू नो टॉर्स 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम प्रेशर के रिलेशन को तो जानते हैं ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर एक ही बात होती है, 760 टॉर, गॉट इट, या 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, ठीक है, या 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI, गॉट इट, या 1013325 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे यूनिट्स में। तो ये प्रेशर के यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक में लिखे हैं, मैंने बोल दी हैं। अब आप उनको चेंज करते जाएं, आप डेसीमीटर क्यूब में मतलब वॉल्यूम कर दें,
प्रेशर को टॉर में कर दें, प्रेशर को आपने ऐसे यूनिट्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें, तो जो जो वैल्यूज आर की होंगी वो वैल्यूज पुट करने से डिफरेंट आती जाएंगी। आपने इनको याद करना है। 62.4 आर की वैल्यू होती है डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो हम जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सारे फिगर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू आर गेटिंग 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। वेरी सिंपल। और एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट में याद रखना है 8.3143 न्यूटन पर मीटर पर केल्विन पर मोल, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। हम जानते हैं कि जो न्यूटन मीटर होता है उसको जूल भी कहते हैं, तो इस 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल को भी एसआई यूनिट ही कहा जाएगा। एक और बात सुन ले फॉर योर मेमोरी, हम जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरी। ये भी याद कर लें कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। तो ये अलग से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, एक दफा पूछा गया था इसलिए मैंने ये भी बता दिया। दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इंटर कन्वर्जन है। तो अगर मैं उसके जरिए आर के फैक्टर को कैलकुलेट करता हूं तो कैलोरीज में हमारे पास 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल आ जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज थी जनरल गैस कांस्टेंट की। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जनरल गैस इक्वेशन की सिंपल थ्योरी पढ़ी। अब ये जितना भी मैंने बात की है, मैंने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की, मैंने गैस लॉस की बात की, मैंने इनके इंटररिलेशंस की बात की, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जो भी आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा, बिकॉज इन एमडी कैट एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यूज की प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। सो वॉच ऑन द बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक स्लाइड देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। इन तमाम गैस लॉस की डिबेट को सामने रखिएगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है when 200 centimeter cube of a gas at constant pressure is heated from 0 degree centigrade to the 100 degree centigrade। सेंटीग्रेड में बात की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने याद रखना है 273 टू द 373 केल्विन। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन 2 दफा पूछा गया है मुख्तलिफ अंदाज में। कहते द वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, खूबसूरत सवाल है, वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय। उसने वॉल्यूम दी है, उसने टेम्परेचर दी है, उसने एक वॉल्यूम पूछ लिया है और 2 टेम्परेचर्स बता दिए, एक इनिशियल वॉल्यूम भी बता दिया है। सो आई एम गोइंग टू आंसर बाय यूजिंग द चार्ल्स लॉ रिलेशन। क्या सोल्यूशन देखे मैंने दिया है, स्लाइड में देखे मैंने पहले सोल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों के लिए वर्किंग की, आप देख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो हमने V2 को फाइंड आउट करना है ना, तो V1 मल्टीप्लाइड बाय 2T2/T1 आपके सामने सॉल्व किया गया फॉर योर हेल्प, जस्ट फॉर यू पीपल, जस्ट वॉच दिस। तो मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू द, उसने जो V2 कहा, V1 था 200 सेंटीमीटर क्यूब था गैस का, टेम्परेचर सेकंड वन कौन सा था, केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी तो मैं बात करके आया हूँ कि जब भी गैसेस में टेम्परेचर की चेंज का इफेक्ट मेजर करना है स्पेसिफिकली चार्ल्स लॉ में, तो हमने केल्विन स्केल यूज करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373, तो मैंने 373 जो उसका T2 था उसको रख दिया और नीचे 273 कर दिया। अब मेरे पास जो फिगर आउट करते हुए आंसर आता है, तो मैं जो 200 सेंटीमीटर का वॉल्यूम है उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 373/273, तो मेरे पास ऑप्शन डेल्टा इज आंसर, ऑप्शन डेल्टा इज आंसर। उसने पूछा था कि ये जो वॉल्यूम है मैं इसे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। इस एक फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एमडी कैट स्टूडेंट स्लाइड आपके सामने है, ये सारी कैलकुलेशन की गई सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। ठीक है, तो आई होप कि यू आर गोइंग टू गॉट इट इन अ परफेक्ट मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ द केएमटी एक्सप्लेन्स बॉयल्स लॉ। आ गया ना वही बात जो मैंने बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेन, जब मैंने केएमटी को एक्सप्लेन कर रहा था तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट्स बोली थी, उसने कुछ स्टेटमेंट्स बोली हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए में कहते थे मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव हैप्पैज़र्डली, डज इट मेक द प्रेशर, नो अभी इसकी बात नहीं आई। वो बात करता है द प्रेशर exerted by a gas is due to the collision of its molecule with the wall of container. Yes, this is Boyle's law because here he is talking about the pressure। KMT का वो postulate जो प्रेशर को डील कर रहा है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मेरी एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन बीटा इज आंसर, लेकिन एमडी कैट का असूल याद रखें, सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं सारी पढ़ने जा रहा हूँ। चार्ली में कहता है द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, टेम्परेचर। बाय द वे मैं यहाँ से पूछता हूँ कि चार्ली ऑप्शन किसको एक्सप्लेन कर रही है, आप कहेंगे सर किनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इज चार्ल्स लॉ एक्सप्लेनिंग। चार्ली चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रही है, बीटा बॉयल्स लॉ को जो मेरा आंसर था उसको एक्सप्लेन कर रही है। डेल्टा में देखते हैं द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल, ये वो डिबेटेबल चीज़ थी जिसकी वजह से करेक्शन हुई, वैन डर वाल्स करेक्शन
की गई और फिर नया प्रेशर और नया वॉल्यूम एज्यूम किया गया, जिसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर बी और हमारे पास जो वॉल्यूम है फैक्टर ए, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा, हाईलाइट करूंगा कि मेरे पास वैन डर वाल इक्वेशन में जो फैक्टर ए है दैट इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो होता है, उसकी वजह से प्रेशर चेंज होता है, उसको कंसीडर किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कोई गैस आइडियल नहीं है, लेकिन गैसेस आइडियल बिहेव करती हैं। अगर मैं प्रेशर लो कर दूं, टेम्परेचर हाई कर दूं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर कर दूं, तो क्या होगा? फैक्टर ए, measure of attractive forces, will be very small, and factor B, any excluded volume as compared to the whole volume, will be very small. Got it? So factor A और factor B के small होने की वजह से a real gas will behave as ideal gas. MDCAT का क्वेश्चन बोला है, a real gas will behave as an ideal gas if factor A is small, option B if factor B is small, option C if A and B both are smaller. Yes, this is my answer. Got it? तो इन चीज़ों को भी याद रखें। आप जानते हैं कि मैं लेक्चर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूँ कि ये ज़रूरी है। दिस इज योर एमडीकैट, और एमडीकैट में आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन की बात करनी है। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन है जी, वही ग्राफ वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी, आप देख रहे हैं ग्राफ भी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड फॉर बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ एक्सेप्ट। अच्छा जी, देखते हैं, टेबल बना हुआ है। ऑप्शन ए में कहता है कि पी वी इज इक्वल टू के, यस ठीक है, बॉयल्स लॉ में वी ओवर टी इज इक्वल टू के, बिल्कुल ठीक है, पढ़ के अभी आए हैं। ऑप्शन बी कहता है के डिपेंड्स अपॉन द मास, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ गैस। यस, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। के किस पे डिपेंड करता है? कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ गैस पे। ऑफ कोर्स हमारे पास टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस पे। ठीक कह रहा है, ऑप्शन बी सही है। उसने कहा क्या कि जो मिस मैच है वो देखनी है, सारी मैच कर रही है, मिस मैच देखनी है, एक्सेप्ट। फिर आगे कहता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यस ठीक कह रहा है। चार्ली में और इनवर्स रिलेशन डेफिनेशन डेल्टा में कहता है। क्या ये ग्राफ ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? ये ग्राफ में वेरिएबल्स तो देखें, वी और प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप दिया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में आइसो बार कह रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो बार? आइसो बार क्या होती है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये आइसोथर्म है। उसने डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, ये गलत बताया है। आइसोथर्म है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, प्रेशर तो वेरिएबल है। और उधर वो आइसोथर्म कह रहा है, हालांकि चार्ल्स लॉ में आइसो बार है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन फॉर यू। आप देख सकते हैं आपके सामने प्लेस किया गया है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक और क्वेश्चन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हवाले से आप लोगों के सामने है। माय डियर स्टूडेंट्स, वॉच दिस क्वेश्चन में स्लाइड आपके सामने है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड and pressure is reduced to half, the volume of the gas will be। अब मुझे बताएं, आपके सामने मैंने एक स्लाइड रखी है, उसमें इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। MDCAT है, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल सोल्यूशन आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया, आप कर सकते हैं। फैक्टर लगाएंगे P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, जस्ट फॉर यू पीपल, एक ट्रिक, एक टेक्निक MDCAT स्टूडेंट्स, गिफ्ट फॉर यू पीपल, वॉच दिस। ये मैंने लिखा है V इज इक्वल टू T ओवर P, एक फॉर्मूला, एक रिलेशन, एक डिजाइन, एक टेक्निक, एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। इट्स अ गिफ्ट फॉर यू पीपल। आपको अगर MDCAT में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई टेम्परेचर को डबल कर दिया, प्रेशर को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को हाफ कर दिया है, प्रेशर को डबल कर दिया है, बताओ वॉल्यूम क्या होगा? तो एक तो टेक्निक वो है जो कि मैंने अभी स्लाइड में आपको दिखाई, सोल्यूशन करके बताया कि 4 टाइम्स हो जाएगा। वो सोल्यूशन आपके सामने था, उसमें मैंने P1 V1 ओवर T1 तीनों फैक्टर लगाए, टाइम टेकिंग था। मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, आप देखें भाई, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम है ना, जो टेम्परेचर चेंज वो कहे वो एज इट इज लिख दें। मिसाल के तौर पे वो इसी स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, मिसाल, जस्ट वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। वो कहता है भाई टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने पता क्या किया, ये जो T है ना, अब देखिए आपको समझाने के लिए, मैंने जो उसने कहा वो कर दिया। V इज इक्वल टू T 2 टाइम्स कर दिया, प्रेशर रिड्यूस टू हाफ कर दिया, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। यस, ब्यूटीफुल टेक्निक। मैं आपको कहता हूं कि टेम्परेचर 8 टाइम्स कर दो, प्रेशर 2 टाइम्स कर दो, क्या होगा? तो आप वही फैक्टर अप्लाई करेंगे, इधर फैक्टर 8 रखेंगे और इसको आप 2 टाइम कर देंगे। इतनी लंबी कैलकुलेशन विद इन सेकंड्स यू विल बी एबल टू आंसर कि भाई वॉल्यूम 4 टाइम्स होगा।
Got it? Now you will apply this trick or technique for the solution of your MDCAT questions, because in MDCAT you are not going to perform the numericals at all. Got it? ये बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है फॉर यू पीपल. आप इन तीनों फैक्टर्स में से V इज इक्वल टू T और P में जो वो कहता है वो वैल्यूज पुट करते जाएं. दो फैक्टर्स बताएगा, वो जो कहता है उनको लिख लेंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली सिंपल कैलकुलेशन से मेरे पास आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि लिक्विड्स के हवाले से क्या डिस्कशन है. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे गैसेस की, गैस लॉस की, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की. अभी एमडीकैट के टॉपिक में जो स्टेट्स ऑफ मैटर से एसोसिएटेड है, आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 12, उसमें आप बात करेंगे लिक्विड्स की. सो लिक्विड्स के बारे में कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन जैसे गैसेस के हवाले से बात की थी, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है. हम बात करते हैं वन बाय वन. अब लिक्विड एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है, हम जानते हैं कि इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज्यादा होती है. हम जानते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में पाए जाते हैं. हम जानते हैं कि जब इनको टेम्परेचर दें तो एवापोरेट करते हैं, बॉयल करते हैं, डिफ्यूज भी कर सकते हैं. वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने वन बाय वन आपके लिए लिख भी दी हैं. आप देखें, मेल्टिंग पॉइंट इनका स्मॉलर देन रूम टेम्परेचर होता है. ऑफ कोर्स इनका रूम टेम्परेचर से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये मोल्टन फॉर्म में एज अ लिक्विड पड़े होते हैं. ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है. ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड होते हैं. बॉयल करेंगे तो बाद में करेंगे और गैसियस फेज में जाएंगे. ये बातें इस तरह लिखने का एक पर्पस है कि एमडीकैट में जब क्वेश्चन किया जाता है तो सिंपलेस्ट मोस्ट चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जाती है इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए. सो मैंने अभी आपके सामने लिख दिया, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स. ऑफ कोर्स ये फिजिकल स्टेट है जो कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जो कि फिजिकल फोर्सेस होते हैं. आप लोग जानते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस में हमारे पास डायपोल फोर्सेस होती हैं जिन्हें कीसम फोर्सेस कहते हैं. हमारे पास इसके अलावा इंड्यूस्ड डायपोल और एक नॉन पोलर के दरमियान एक डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल में फोर्सेस होती हैं जिन्हें डिबाई फोर्सेस कहते हैं, और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, जो नोबल गैसेस में होती हैं, जो हैलोजेंस में होती हैं. सारी डिस्क्रिप्शन हम जानते हैं. तो ये तमाम पॉइंट्स को ज़हन में रखना है. बाकी मैंने लिखा है कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लीटर फिक्स होता है. मिल्क आप लेने जाते हैं तो उसका डेफिनेट लीटर में वॉल्यूम होता है. पानी का होता है, शहद का होता है. लिक्विड्स है डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उनकी शेप वही होती है जो कंटेनर की होती है. इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी इनडेफिनेट शेप होती है. एवापोरेट करते हैं, डिफ्यूज करते हैं. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं. अगर इनको कंप्रेस करें तो इनमें कंप्रेशन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, निग्लिजिबल कंप्रेशन होती है. ठीक है, अगर टेम्परेचर दें, मतलब एक्सपैंड करते हैं टेम्परेचर पे, हाँ, वो भी एक इतनी ज्यादा मेजर एक्सपेंशन नहीं होती जिस तरह के गैसेस में होती है. सो कह सकते हैं कि लिक्विड एक ऐसी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज गैसेस और सॉलिड के दरमियान में कहीं पे फॉल करती हैं. सो ये जनरल इंट्रोडक्शन था लिक्विड्स के हवाले से हमने बात की. अब हम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवेपोरेशन की बात करेंगे. आप सामने देखें, मैंने डिफाइन कर दिया व्हाट इज इवेपोरेशन. एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हर लिक्विड खुद ब खुद अपने ही अंदर मौजूद जो एनर्जी होती है, उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल उसकी अपर लेयर को स्ट्राइक कर रहे होते हैं. तो ये सरफेस फिनोमेनन है. इसकी सरफेस से एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली एट एवरी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है. मिसाल के तौर पे अभी मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी हुई बर्फ में इवेपोरेशन होती है? यस, इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स. यस, ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अपर सरफेस पे भी एक खास टाइम आप देखते हैं ना, ब्लॉक्स बर्फ के आपके सामने आते हैं, तो वहां पे इवेपोरेशन होती है. इफ देयर इज अ स्लाइट प्रेजेंस ऑफ द लेयर, इवन अ सिंगल लेयर ऑफ अ लिक्विड, इट विल शो इवेपोरेशन. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. हालांकि आमतौर पे यूजुअली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक डेफिनेटली नहीं होते. वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और डाउन करते हैं. लेकिन ये कैसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो रहा है और एंडोथर्मिक है. और एंडोथर्मिसिटी चाहे वो अपने मॉलिक्यूल से गेन करे, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर, जिनकी बातें मैं अभी डिस्कस करता हूँ स्लाइड में, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है. इसको मैंने एक्सप्लेन किया. आपके सामने अभी व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड आ रही है which will completely explain all the data about the evaporation. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं जो कि इवेपोरेशन के हवाले से डिजाइन की गई है फॉर यू पीपल स्पेशली, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और हर चीज अलग-अलग आप लोगों के लिए क्लियर हो. आप देख सकते हैं स्लाइड पे सबसे पहले मैंने लिखा है इवेपोरेशन, इसको मैं डिफाइन कर चुका. आप देखें उसमें मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी कि स्पॉन्टेनियस नेचुरल फिनोमेनन ऑफ एवरी लिक्विड. वो लाइन देखता है,
वो द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर्स इज कॉल्ड द इवेपोरेशन एंड इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर्स। मैंने यही बात की थी अभी, डेफिनेशन होगी। अब वो सेकंड बार में हमने आपके सामने प्रेजेंट किया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि एमडीकैट के क्वेश्चंस की रीजंस बनेंगे। ओपन कंटेनर में बात होती है ना, क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर होता है, और ओपन कंटेनर में हम लिक्विड की इवेपोरेशन की बात करते हैं कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस जो गैशियस फेज में वेपर्स बने वो उड़ जाएं, वो इवेपोरेट कर दें, वो सिस्टम को छोड़ दें। अब देखिए इन तमाम चीजों को ज़हन में रखें, नेचुरल फिनोमेनन है, खुद ब खुद होता है। वाटर इवेपोरेट करता है लेक से, ओशन से, रिवर से, कहीं भी पानी के टब से, ग्लास से वाटर इवेपोरेट करता है। टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। मैंने अभी तो कहा कि सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल्स खास एनर्जी पे पड़े हैं, लिक्विड थे, उनको नीचे से स्ट्रैकिंग होती है, अपने ही लेयर्ड मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो जो लेयर यानी सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल है इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है, नाउ दैट इज इन अ पोजीशन टू लीव द सिस्टम, और इवेपोरेट कर जाता है। इट्स वेरी सिंपल। फिर कहता है कॉजेस कूलिंग, द ब्यूटीफुल एमसीक्यू रिजल्ट्स। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेनन। क्यों? अभी तो बोला कि लोअर एनर्जी सारी अपर लेयर लेके उड़ जाएगी। जब हम एक पिक्चर में पानी रखते हैं वहां पे इवेपोरेशन होता है, वहां पे हमारे पास एक तरह से सरफेस फिनोमेनन को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके पोर्स में हाई वेपर्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन हो रही होती है। तो इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेनन, इट्स अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन, इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट्स अ कूलिंग फिनोमेनन। ये हम 3 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे इवेपोरेशन के एमसीक्यूज बनती हैं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग। स्लाइड आपके सामने, आप देखते जाएं। फिर वो कहता है, वो सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा है कि when the high energy molecules leave the liquid and the low energy molecule reside into the liquid, the temperature of the whole liquid decreases। ये वही बात कर रहा है जो कि आपसे सामने बात की गई है। फिर आपके सामने फैक्टर्स, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने भी करवाई और यहाँ से भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फैक्टर्स के जिन पे इवेपोरेशन इफेक्ट करती है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। इस सवाल की तरफ जाने से पहले इसके आंसर्स, उसकी जस्टिफिकेशन और वो फैक्टर्स मैंने आपके सामने स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं कि जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। इट्स अ वर्क फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन गेट इन अ सिंपलेस्ट वे। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, क्या ख्याल है अगर दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतनी देर से उनकी एनर्जी वाला बॉन्ड टूटेगा जी, उतनी कम इवेपोरेशन होगी। सो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। एक लिक्विड जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं उसकी इवेपोरेशन कम होगी, जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीकर हैं, मतलब वीकर हैं, तो वो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। सो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी बयान कर दी, जिस पे डिपेंडेंस और किस तरह डिपेंड करती है वो रिलेशन भी एक्सप्लेन कर दी, इनवर्स। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा किनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा इवेपोरेशन होगी। सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। आप 1 लीटर वाटर को एक टब में फेंक दें और 1 लीटर वाटर को एक जग में रखें, सरफेस फर्क आ गई ना। टब में वाइड सरफेस है और जग में बड़ा लिमिटेड एक्सपोज सरफेस है, कौन सा पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा? टब वाला। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ऑफ कोर्स लेयर होगी, उतनी ज्यादा सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे। सो इट्स अ सरफेस फिनोमेनन, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। रिलेशन भी समझते जाएं। ट्रिक कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट लेफ्ट कर सकता है, चीज यही है, यू हैव टू आंसर विजिलेंटली, एक्टिवली। नेक्स्ट पे बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। भाई एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए तो क्या होता है? तो सर वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके एटमॉस्फेयर में एज अ वेपर आना चाह रहा है, उसको प्रेशर मिल रहा है, वो नहीं आएगा। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन कम होगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन कम होगी। सो साथ साथ रिलेशंस भी याद रखें। फिर स्लाइड में ही आपके सामने मैंने जो बात एक्सप्लेन की है वो आपके सामने है, ह्यूमिडिटी एंड व्हाट डू यू थिंक। ये तो मैं वाटर से एसोसिएट करता हूं। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स एक एरिया में ज्यादा है तो मेरे पास जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जैसे उसके वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। ये फिनोमेनन पूछा गया। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को एज अ ट्रांसमीडिएट एज अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन कंसीडर कीजिए। अगर एमडीकैट में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक वाटर सोर्स ने एक ड्राई एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होना है और एक ह्यूमिड एरिया में इवेपोरेट होना है,
तो किसमें ज्यादा वेपोरेशन होगी? ऑफ कोर्स वो वाटर जो कि ड्राई एटमॉस्फेयर में पड़ा होगा उसमें वेपोरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि इसके सराउंडिंग एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेपर्स कम है, वो वन साइडेड रिएक्शन स्पीड से होगा, और जो ह्यूमिड एरिया वहां पे तो ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज्यादा, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है और वेपोरेशन स्लो डाउन हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेपोरेशन। अब एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्लाइड पे ही आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूं। वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो सारी बातें मैंने की हैं अभी आप इनको आंसर करेंगे। Which of the following statement about the evaporation is incorrect? गलत स्टेटमेंट देखनी है, अभी बात की, देख लेते हैं। कहता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज एक्सोथर्मिक, यही तो गलत है। एक्सोथर्मिक नहीं, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिसिटी होती है, एनर्जी मिलेगी तो वेपोरेट करेगा, एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड टूटेगा। एक्सोथर्मिक नहीं होता, ये गलत है। बाकी ऑप्शंस में देख लेता हूँ। इट इज सर्विस फिनोमेनन, बिल्कुल ठीक है। इट कॉज कूलिंग, बिल्कुल ठीक है। तो ये बीटा ऑप्शन रॉन्ग है। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर प्रैक्टिस अभी आप देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ और एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लिखे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एमसीक्यू लिखा है, इवेपोरेशन फिनोमेनन डिपेंड्स अपॉन। ये जो डिपेंडेंस का फैक्टर है ना, इसको मैंने दोबारा पूछा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे। हाँ, मैंने भी बताया इनवर्स, जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी इवेपोरेशन उतनी कम होती जाएगी, डिपेंड तो करता है। फिर बीटा ऑप्शन में कहता है टेम्परेचर पे। यस ऑफ कोर्स, अभी तो बोला टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपोरेशन ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेपोरेशन होगी। ऑल ऑफ देम, इन तमाम फैक्टर्स पे वेपोरेशन का फिनोमेनन डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, evaporation is simple endothermic process. Yes, this is an endothermic process. नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अल्फा ऑप्शन ठीक है। मैं चार्ली भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट अल्फा एंड चार्ली ठीक है। डेल्टा इज माय आंसर। अल्फा एंड चार्ली, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें इसके बारे में ठीक है। ये वो एमसीक्यू था जो किसी प्रैक्टिस करवाएगी, ऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं हमारे लिए क्या है। Another very important topic, vapor pressure. What is vapor pressure? Consider a liquid in closed container. अब evaporation में बात की थी liquid in the मतलब open container. Closed container में क्या होता है? evaporation होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, अभी मैं टेम्परेचर प्रोविजन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि evaporation होती है, बिल्कुल हो रही। वेपर्स जा रहे हैं लेकिन ऊपर से उड़ नहीं रहे, लिड रखी गई है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, वेपर्स एटमॉस्फेयर में जमा हो रहे हैं। गॉट इट? अब एक वक्त आएगा कि जितने वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं, उस जार के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस में गए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, वो वेपर फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जारी रहता है। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और आधा आधा होकर बंद हो जाता है, ऐसा नहीं। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स कंटिन्यूज बट मेंटेन एंड सस्टेन्स द इक्विलिब्रियम। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एक क्लोज कंटेनर जिसमें कोई भी लिक्विड पड़ा एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसी लिक्विड के वेपर्स एक खास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी लिक्विड के वेपर्स एक खास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने लिक्विड की सरफेस पे। That pressure is called as vapor pressure. See the definition? The pressure exerted by the vapors of the same liquid in the closed container, vapors of the same liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature, that is called as the vapor pressure. इसकी मजीद डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए once again I designed a beautiful slide and highly informative slide for you people. Watch on the board. आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड आपके सामने है। वेपर प्रेशर के हवाले से सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दी जिसको मैं बोल चुका हूं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द सेम लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द इवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मैंने डेफिनेशन बयान कर दी है। अब जो सबसे खूबसूरत एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में, वो मैंने क्लियर किया। आप देख रहे हैं स्लाइड पे लिखा फैक्टर्स। मैंने फैक्टर डिपेंडेंस और वो फैक्टर जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता उन दोनों को अलग कर दिया, खास वजह से कि आप ये याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता और किस पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन से डिफरेंट है। इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अमाउंट वेरी करने पे भी करती है, बट ये वेपर प्रेशर है। इसके पॉइंट्स देखें, स्लाइड आपके सामने है। मैंने लिखा जी द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड या अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। वो पहले देखते हैं, आपके पास पड़ा हुआ है नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ, जो भी नेचर ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। मेरे पास वाटर है,
जो कि बड़ी देर से बॉयल होता है, मेरे पास ईथर्स हैं जो बड़ी जल्दी बॉयल होते हैं, इवेपोरेट करते हैं, उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो ज्यादा वेपर्स बनाएंगे ना। तो नेचर ऑफ लिक्विड चेंज करने से हर एक मटेरियल का वेपर प्रेशर चेंज होगा। हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है और अपना वेपर प्रेशर होने की वजह से इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। गॉट इट? तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। इसकी मजीद बातें अभी आप देखते हैं। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बिल्कुल डिपेंड करता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा हो जाए तो क्या होगा? मॉलिक्यूल भारी हो जाएगा। ओके, इवेपोरेट देर से होगा, हाँ वेपर्स कम बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर प्रेशर होगा। गॉट इट? दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जिसे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, जो द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में उनके साइज की वजह से होती हैं। साइज पे डिपेंड करती है ना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो बढ़ जाएंगी। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उतने ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल्स, उतनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उतना कम वेपर बनेगा। गॉट इट? तो वेपर प्रेशर साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, फैक्टर डिपेंडिंग। उसके बाद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, द सेम फिनोमेनन। जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतने कम वेपर्स बनेंगे, जितने कम वेपर्स बनेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। माय डियर स्टूडेंट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर पॉइंट, अभी बात करूंगा उसके बारे में भी, इज दैट टेम्परेचर पॉइंट एट विच अ मटेरियल एक्सटर्नल प्रेशर और उसका अपना वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, वो अपनी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो एक लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी याद रखिएगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तरह। और डेफिनेटली वो टेम्परेचर पे भी कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे जैसे। एमडी कैट का क्वेश्चन इस पे बनता है, बनेगा, मैं ओरली बोल देता हूं कि मेरे पास एक लिक्विड वाटर है, इसका वेपर प्रेशर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होगा कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे? ऑफ कोर्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। जैसे जैसे लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचता जाता है उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। क्लियर? याद रखें। अब अगली बात करते हैं उन फैक्टर्स के जिनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्लाइड आपके सामने मुसलसल चल रही है फॉर यू पीपल, सो दैट यू कैन नोटिफाई, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी वर्ड, एवरी लाइन। वो कहता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंडेंस होती है इवेपोरेशन की। अब पानी है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट रिलेशनशिप है ना। पानी आप एक बड़े टब में बॉयल करें या पानी एक कप में बॉयल करें, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में फिक्सेशन है। हर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया बढ़ा दें तो भी, अगर आप उनके ऊपर लीड रखें बड़े टब में भी, तो जो वेपर प्रेशर एक लार्ज एरिया में एक लिक्विड का होगा वही वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के एक स्मॉल एरिया में होगा। सो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, बट इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। बोल दिया, बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखिएगा, एमडी कैट में याद रखा जाएगा, सिंपल है, मेमोराइज करें। उसके बाद कहता है जी इट इज इंडिपेंडेंट नॉट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आप 1 लीटर पानी बॉयल करें, आप 1 लीटर पानी का वेपर प्रेशर नोट करें, आप 10 लीटर पानी का वेपर प्रेशर नोट करें, एक ही वेपर प्रेशर रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये तीनों फैक्टर्स मैंने लिख दिए आपके सामने, इट्स वेरी क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद इसी स्लाइड में मजीद है कि मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर। मैं स्लाइड रखूंगा, आप देख रहे होंगे कि सर व्हाइट बोर्ड पे तो आपने प्ले नहीं किया, मैंने स्लाइड्स में आप लोगों के लिए द परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्लेस्ड। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे मैनोमीट्रिक मेथड कहते हैं, तो मैनोमीटर को यूज करते हैं वेपर प्रेशर के लिए। अभी आप एक और स्लाइड देख रहे हैं आपके सामने है जिसमें मैनोमीट्रिक मेथड आपके लिए प्लेस किया गया है। मैनोमीट्रिक मेथड के एमसीक्यू याद रखें, दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। अब इसमें होता क्या है, आप जानते हैं, वेरी मच फेमिलियर, आपके सामने वो डायग्राम मौजूद है, मैनोमीट्रिक है। आप पहले लिक्विड को उस बार में रखते हैं, ये जो भी फनल है, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसको पहले आप थर्मोस्टेट में रख के फ्रीज करते हैं। हम चाहते हैं कि उस फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है ना, हम मैक्सिमम हर चीज अदर देन दैट लिक्विड वेपर्स निकाल दें। इस मेथड में जब हम बार बार उसको फ्रीज करके रिमेनिंग वेपर्स को निकालते हैं, तो मेरे पास अब मैनोमीट्रिक लिम्स के साथ कनेक्टेड आएगा जार,
उसमें अगर किसी चीज के वेपर्स होंगे तो सिर्फ किसके होंगे, सिर्फ उसी लिक्विड के होंगे वेपर्स। और मेरे पास परफेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर फॉर ओनली दोज लिक्विड इज मैनोमेट्रिक मेथड। बार बार बोल रहा हूँ, वो आपके सामने प्रोसीजर मैंने लिख दिया, मैं बोल देता हूँ। कहते हैं एक्चुअली द प्रेशर एट द surface of the liquid in the flask is equal to the sum of the atmospheric pressure and the delta H, which is the change in the heights of the mercury level in the limbs। Got it? ये आपके सामने बना हुआ है, सारा आपके सामने है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर कहता है P is equal to PA plus delta H, where P is the vapor pressure of the liquid at 1 atmospheric pressure। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना उसको P कह रहे हैं, एंड P इज द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके ऊपर होता है, और डेल्टा H जो भी मैंने बोला कि डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द डेल्टा H ना, एक दोनों राइट आर्म लेफ्ट आर्म में क्या गैप आ रहा है डेल्टा H वो आपके सामने है। तो ये आपके सामने मैनोमेट्रिक मेथड एक्सप्लेन कर दिया गया, फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया गया। आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिससे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी कहते हैं या 76 सेंटीमीटर मर्करी भी कहते हैं। इसी से निकालते हैं ना वो मैनोमेट्रिक में, मर्करी बार के कॉलम की हाइट के चेंज होने से जो मिलता है वो बार बार सिंपल बातें हैं। सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। तो ये बड़ी मजेदार बातें थी वेपर प्रेशर के हवाले से। एक एमसीक्यू मैं अभी इसी स्लाइड में चूंकि नीचे लिखा हुआ है उसको शेयर कर देता हूँ। वो कहता है द वेपर प्रेशर, इसका दूसरा नाम ही बोल दिया इसने, इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोलते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना यूज कभी भी नहीं होता है एमडीकैट में। बहरहाल आपको मैंने बता दिया है, लिख दिया है कि वेपर प्रेशर, इसको इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कहते हैं। ऑफ अ लिक्विड इज दैट प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ये तो उसकी डेफिनेशन बोल दी है, बिल्कुल ठीक है। आगे कहता है इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, देख लेते हैं। अभी बोला, ज़हन में रखिएगा। ऑप्शन ए में कहता है नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है इस पे, इसके चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होता है, जितने बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता था ना। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने भी कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। माय आंसर इज द डेल्टा, जो कि आपके सामने है। मजीद आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, आप लोगों के लिए मैंने कुछ और एमसीक्यूज भी रखे हैं। वॉच दिस। Which one of the following has the lower vapor pressure? अच्छा जी, H2O ethyl alcohol। How could I answer? मैं डिफरेंट नेचर के कंपाउंड्स को देख के कैसे कह सकता हूँ कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर। मैं कह सकता हूँ, मुझे एक रिलेशन पता है जो मैंने गाइड किया है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। यही बोल रहा था ना मैं, जितना ज्यादा किसी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? जिसमें जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हैं। मैंने बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी है क्योंकि ये एमडीकैट का क्वेश्चन था, आपके सामने प्लेस किया। वाटर सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इथाइल अल्कोहल 78.5, लेट सपोज मैं लिखता जाता हूँ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। HF द पॉपुलर 19.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और एसीटोन 56 पे। अब आप आंसर कर सकते हैं आसानी से, भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर उतना लोअर है। ऑप्शन ए इज माय आंसर, अल्फा। इसको रिवर्स में भी पूछ सकता है कि बताओ किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। गॉट इट? यू विल बी एबल टू आंसर दैट। एक और एमसीक्यू आप लोगों के लिए जिसे मैं लेके चलता हूं, एमसीक्यू है वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हम देखते हैं, अभी मैंने बोली थी प्रॉपर्टीज के वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। उसने कहा कि किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। कि वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वेपोरेशन डिपेंड करती है, तो इस पे नहीं डिपेंड करता। अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, नन ऑफ देम। ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी एक एमसीक्यू जो कि आपके सामने प्लेस किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर, जिसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई। आई होप कि आप सुन रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, द वेरी मच रिलेटेड मटेरियल अबाउट द लिक्विड्स। द टेम्परेचर पॉइंट, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एट विच द वेपर प्रेशर, जिसकी अभी बात की, ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to its external atmospheric pressure। अब यहां पे बातें आती हैं मजेदार। मैं जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, मेरे वर्ड सुने, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, उसका जो वेपर्स बनने का प्रोसीजर है कम होगा, उसके वेपर्स
कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा। My dear students, a relation for you people I'm writing, just understand, मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, जी अभी पढ़ के आए हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको समझ लें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन और स्लाइड की तरफ जाऊंगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा, जितना कम वेपर प्रेशर होगा ऑफ कोर्स उतना मटेरियल लेस बॉयल करेगा, उसे बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉइलिंग फिनोमिनन उसका देर से होगा, बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर पॉइंट, जस्ट अ टेम्परेचर पॉइंट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ फिजिकल फिनोमिनन, इट्स अ टेम्परेचर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और यहां से एक और बात क्लियर होती है कि मैं बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, जी हो सकता है। कैसे? अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दूं, आपने टर्म सुनी है ना वैक्यूम डिस्टिलेशन, जैसे ग्लिसरीन की बात कर लें, आप वैक्यूम डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं, वो डीकंपोज हो जाती है ना 290 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, साथ ही डीकंपोज हो जाती है। हम नहीं चाहते कि वो डीकंपोज हो, तो मैं वैक्यूम क्रिएट करता हूं, मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करता हूं। जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वेपर ज्यादा बनेंगे, मेरे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। गॉट इट? सो यहां से एक बात तय हो गई कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट को चेंज किया जा सकता है। प्रेशर कुकर में यही तो करते हैं, मैंने वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात की, उसमें यही किया। प्रेशर कुकर में आप 760 टॉर जो कि नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको चेंज करके 1489 टॉर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ले जाते हैं, हाई कर देते हैं, मोर देन डबल कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली डबल कर देते हैं, तो क्या होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है, वही वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है 1 एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब कुछ स्लाइड देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने एक स्लाइड है बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, उसमें मैंने पहले डिफाइन कर दिया डेफिनेशन, जो मैं अभी बोल चुका हूँ, वो डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी भी हुई है, दोबारा भी आ गई है। दिस इज अ स्लाइड स्पेशली डिजाइन फॉर यू पीपल के हमसे MD-CAT से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो जाएं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस, मैंने इसके रिलेशनशिप बता दी है, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन डिस्कस कर लिया, मैंने वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का इनडायरेक्ट रिलेशन, मैंने बॉइलिंग पॉइंट का और वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन डिस्कस कर लिया। अब उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। MD-CAT के क्वेश्चंस हैं, वो कहता है जी प्रेशर कुकर, जिसकी मैंने अभी बात कर दी कि प्रेशर कुकर में हम एक्सटर्नल प्रेशर, वो जो प्रेशर कुकर होता है उसमें बढ़ा देते हैं, 760 टॉर से 1489 टॉर कर देते हैं, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मूवमेंट करते हैं, मरी जाते हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। हम जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में अपवर्ड मूव करते हैं या फ्रॉम द सी लेवल अप जाते हैं तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है ना। मरी में 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ये MCQ है, तो वाटर 98 पे बॉयल हो रहा होता है, माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा होता है, क्यों? हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर लो हो चुका होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, वो भी याद रखना आपने 323 टॉर वाला फैक्टर भी, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है, हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। सो कॉमन एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने आपके लिए शेयर कर दी हैं। वो जो वैक्यूम डिस्टिलेशन का फिनोमेनन था वो भी मैंने आपके सामने प्लेस कर दिया है कि हमारे पास जो ग्लिसरीन है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है, साथ ही डीकम्पोज हो जाती है। अगर मैं इसको बॉयल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट करना चाहूँ तो ये डीकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि आपने बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो सेपरेट होगी, साथ ही डीकम्पोज हो जाएगी। मैं इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन करता हूँ, मैं एक्सटर्नल प्रेशर लोअर करता हूँ, फिर ये 210 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होती है और डीकम्पोज भी नहीं होती। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें मैंने MCQ शेयर की है। इट्स एन इन्फॉर्मेटिव MCQ फॉर यू, जो कि अभी मैंने प्रेशर्स की और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की थी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शन ए कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 120 डिग्री सेल्सियस 1489 टॉर, बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रेशर कुकर में, इनकरेक्ट देखनी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 23.7 टॉर, रूम टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे पानी बॉयल करता है? 23.7 टॉर पे करता है, याद रखिएगा, सही कह रहा है।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 98 एट 700 इन मरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब मरी में तो मैंने बताया था ना, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड 323 टोर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, उस पर 69 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। अब देखिए माइनर से डिफरेंट है। 323 टोर मैंने अभी बोला था एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो पानी 69 पे बॉयल होता है, याद रखना है, आप लोगों के सामने है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बात करेंगे मजीद रिमेनिंग टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेक्स्ट बोर्ड पे, सो मूव ऑन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज रेलेवेंट लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसके ऊपर फोकस करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, ये एमसीक्यू है, याद रखिएगा। अगर हाइड्रोजन का फिजिकल बॉन्ड किसी पार्टनर एटम के अंदर मौजूद फ्लोरीन एटम या ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम हो तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देयर आर वेरी रेयर केसेस अबाउट क्लोरीन, लेकिन आपकी बुक में जितनी भी क्लोरीन की मिसालें दी गई हैं दोनों बुक्स में, तो मैं इसलिए उसकी बेस पे क्लियर कट कह रहा हूं कि हमारे पास क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, याद रखिएगा। तय कोई बात। अब आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड। इस बॉन्ड के बनने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एमसीक्यू में पूछी जाएंगी, याद रखें। पहली कंडीशन क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, और वो सिर्फ 3 है, मैंने बता दी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन, यू कैन से फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गॉट इट। अब लोन पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट कर सके, और दूसरे एक H पॉजिटिव आयन, H आयन तो नहीं, H पार्शली H पॉजिटिव एटम होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। हाइड्रोजन एटम और लोन पेयर अगर ये होंगे तो ये दोनों मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दिस इज द डेफिनेशन जो कि आपके सामने लिखी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी है, हर प्रॉपर्टी एक एमसीक्यू है, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड है। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज बहुत चेंज होती हैं, लेकिन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी केमिकल प्रॉपर्टी, गॉट इट। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। HF हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, जारी बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 4.0, लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट ये मैं क्या लिख रहा हूं, H2O हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड बॉन्डिंग? हाउ कैन आई से बॉन्ड इज डिफरेंट एंड बॉन्डिंग इज डिफरेंट? My dear student, hydrogen bonding is a phenomenon, is a collective phenomenon, जिसमें पूरे यूनिट के अंदर देखा जाएगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF हेक्सामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। HF ओनली हाइड्रोजन हेलाइड जो लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, तो बॉन्डिंग वाटर में कैसे ज्यादा होगी? भाई वाटर में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स हैं और उसके साथ केमिकली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हैं, दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 लोन पेयर हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनते हैं, इसका बॉन्डिंग फिनोमिनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल है HF से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक और अहम तरीन बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमडी कैट MCQ आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग फिनोमिनन है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है उसको तोड़ने के लिए हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। कितनी? 40.7। अब नॉर्मली बच्चे से जेहन में यही बात आती है ना कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। नहीं, वाटर में वैंडरवाल फोर्सेस भी होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। वाटर में 40.7 किलो जूल जो एनर्जी उसकी फिजिकल फोर्सेस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, उसमें 22.5 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है और 18.2 जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वैन डर वाल्स बॉन्ड।
गॉट इट। तो वाटर का जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें फिजिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी 40.7 किलो जूल्स पर मोल चाहिए होती है, वो दो तरह की फोर्सेस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये रिलेटेड बात थी। अब आपको मैंने वैसे ही इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, वो तो समझ आ गया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा होती है क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एमडी कैट के क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ। इन आइस, मैं आइस की बात करता हूँ, जमा हुआ पानी ना, उसमें मेरे पास ऑक्सीजन एटम इज अटैच विद हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई है। नहीं भाई, आइस है, आइस में दो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी हैं। एक ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम से केमिकल बॉन्ड के थ्रू, इंट्रामोलेकुलर फोर्स, वो जो उसका कोवेलेंट बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू, 2 हाइड्रोजन एटम से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि फिजिकल बॉन्ड है उसके जरिए जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम फैक्टर्स रिलेटेड हैं, याद रखने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, इट कैन अफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दिया। अब इसकी और चीजें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस कहाँ पे, मैंने एक एमसीक्यू लिखा आपकी क्लैरिटी के लिए, आए देखते हैं इसको, चेक करते हैं, इसमें मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। वॉच दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। इसमें हम जानते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कार्बोनाइल कार्बन होता है, यानी सी डबल बॉन्ड हो होता है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड, और वहां पे हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोजन भी होती है। तो यस, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की केमिस्ट्री समझ में आ रही है क्या होती है, ऑफ कोर्स ये आपके सामने आती है, पाया जाता है। नंबर बी में पेंट्स एंड डाइज, हमने बुक में पढ़ा, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो पेंट्स की एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होती है इसमें भी। चार्ली ऑप्शन, द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, हमारे पास जो स्टैंड्स होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, हमारे पास जो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, जो अल्फा हेलिक्स होते हैं, जो बीटा हेलिक्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, आयरनिन थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑल ऑफ देम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है कि इसकी वजह से लाइफ है, ये इन तमाम यूनिट्स में पाई जाती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लिनजिंग एक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होता है, ऑफ कोर्स। हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ समुद्रों में जिंदा है, दैट इज द गिफ्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब वाटर फ्रीज होता है तो 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 9% डेंसिटी डिक्रीज होती है, आइस फ्लोट करती है, नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, सारी बातें आपको पता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, Which one of the following does not have, खूबसूरत सवाल है, एमडी कैट का सवाल आप लोगों के लिए लिखा, Which one of the following does not have the dipole-dipole interactions। अब देखता हूं, अब मैं सोचता हूं कि यार यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन और इसके पास लोन पेयर भी है, ब्रोमीन के पास इंटरेक्शन भी है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिखने में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, लेकिन मेरी बात आपको याद आएगी कि नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ब्रोमीन तो नहीं है कहीं पे, ये डायपोल डायपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बीटा ऑप्शन में भी सेम रीजन, क्लोरीन आ गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहना है HCl में डायपोल डायपोल फोर्स पाई जाती है, जिसे हम कीसम फोर्स भी बोलते हैं, कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस को। तो यहाँ पे देखते हैं HI और HI, ऑफ कोर्स द सेम रीजन, बट डेल्टा में मैं अगर देखता हूँ तो HF, जी मुझे फ्लोरीन नजर आ गया, मुझे पता है फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या अमोनिया में नाइट्रोजन हो, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these were the few things about the hydrogen bond. I tried to explain that in the liquid range, जो कि हमारा आज का टॉपिक था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड हर चीज को आप लोगों के लिए क्लैरिफाई किया जाए, जस्टिफाई किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस लेक्चर में जितनी भी बातें सुनी हैं उनको याद रखेंगे, वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम एमसीक्यू जो मैंने स्लाइड्स में दिखाए, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे, जो मैंने ओरली बोले, आपने नोट डाउन किए होंगे, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।